हमने बेटा लास्ट क्लास के अंदर यहाँ पे नेशनल इनकम की यूनिट स्टार्ट की थी, और लास्ट क्लास तक हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम हम क्या लेते हैं, ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हैं। सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने पढ़े थे कि फैक्टर ऑफ क्या थे प्रोडक्शन क्या क्या थे हमारे, और उनको पेमेंट्स क्या क्या करी जाती थी। वो करने के बाद अब जैसे कि लास्ट क्लास से थोड़ा सा इसको लिंकअप करते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था क्या कि अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो हमें सिर्फ क्या लेने हैं, फाइनल गुड्स लेने हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में ये पूरी की पूरी यूनिट पढ़ रहे हो आप एक साथ। अब फाइनल गुड्स को क्लासिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा गुड्स फाइनल होता है, कौन सा हमारा इंटरमीडिएट होता है। अब देखो यहाँ पे जो आज का टॉपिक है बेटा वो है कि एंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि किस तरीके से पता चलाएगा कि कौन सा गुड्स हमारा कौन सा है फाइनल गुड्स है, उसको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। कहता है एंड यूज क्लासिफिकेशन रेफर्स टू कैटेगराइजेशन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्टीमेट यूज और द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड इन द एंड। कहता है कि ये डिपेंड करता है कि भाई कोई भी गुड्स जब सामने वाला यूज करता है तो वो कर किस पर्पस से रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, अगर हम सब गए, हम किसी आटे की चक्की पे जाएंगे, हम आटा लेके आएंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक एंड यूज बन गया, क्योंकि हमने घर पे आनी है, रोटी बनानी है और खा लेनी है। अब वही आटा अगर कोई लेके जाता है बेकरी वाला, तो बेकरी वाला क्या करेगा, आगे उससे बिस्किट बनाएगा, कुछ करेगा, फिर वो आगे मार्केट में उसको सेल करेगा। तो वो उसके लिए क्या करा रहा है, इंटरमीडिएट बना, क्योंकि उसने एज अ रॉ मटेरियल यूज करके उससे चीज बनाई, और वो बिस्किट के रूप में फाइनल गुड्स कहाँ पे जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा। डिफरेंस समझ आया। तो इससे हमें एक चीज समझ आती है कि एक ही चीज किसी के लिए एंड यूज हो सकती है और किसी के लिए क्या हो सकती है, वही चीज इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखो लिखा है टाइप्स ऑफ गुड्स में एक इंटरमीडिएट होता है और एक फाइनल गुड्स होते हैं। दो तरीके के, कैपिटल और कंजप्शन गुड। एक एक करके समझते हैं इनको बेटा। सबसे पहले आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स है क्या। कहते हैं दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर द रीसेल और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। सेम ईयर के अंदर या तो आप उससे क्या करते हो, आगे रीसेल करते हो उसको, या किसी और फर्दर प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हो। अब देखो यहाँ पे ना इंक्लूड रीसेल, कहता है गुड्स परचेज फॉर अ रीसेल इन सेम ईयर लाइक मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप। भाई हर दुकान पे दूध मिल रहा है आज के डेट में, तो वो जो उसने खरीदा उसका एंड प्रोड्यूस नहीं है, क्यों, क्योंकि वो उसे आगे सेल करेगा, जब कंज्यूमर के पास जाएगा तब क्या बनेगा, वो एक एंड प्रोडक्ट बनेगा। फर्दर प्रोडक्शन गुड्स यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज फॉर अ मेकिंग अ स्वीट्स। अगर कोई मिठाई की दुकान वाला उसे ले जाता है तो वो भी उसके लिए एंड यूज नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या बनाएगा, अभी वो मिठाइयां बनाएगा। इफ दे रिमेन अनसोल्ड देन दे आर ट्रीटेड एज अ फाइनल गुड्स। हाँ, अगर वो मान लो उस साल के अंदर बिना बिका हुआ रह जाता है तो वो अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंगली हमारा क्लोजिंग स्टॉक काउंट होकर एसेट्स में चला जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि वो बच गया, बिका तो है नहीं, तो इस साल का क्योंकि अकाउंट तो क्लोज करने पड़ेंगे ना मुझे सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो उस टाइम पे क्या बनेगा, वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कहला के अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। कहता है फाइनल गुड्स क्या होते हैं। कहता है रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर द कंजप्शन और फॉर द इन्वेस्टमेंट। कोई भी ऐसी वस्तु या तो हम खुद के यूज के लिए करते हैं, आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। एग्जांपल गुड्स परचेज बाय अ कंज्यूमर हाउस होल्ड लाइक मिल्क परचेज बाय द। एक ही एग्जांपल कंटिन्यू रहेगा आपका, उससे क्लियर होता चला जाएगा डिफरेंस क्या क्या आ रहे हैं। अब हमने दूध अगर दुकान पे जाके खुद से खरीदा अपने घर के लिए तो वो क्या हो गया, कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट गुड्स परचेज बाय द फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन लाइक मशीनरी परचेज बाय द। अब भाई अगर कोई भी मशीन परचेज करी जाएगी तो कैपिटल गुड्स, आपको पता है कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन कुछ है ही नहीं। कैपिटल गुड्स कैटेगराइज कैसे है बेटा, या तो वो फिक्स्ड एसेट्स होगी, पहली कैटेगराइजेशन। दूसरा, उसका यूज आप आगे किसी फर्दर प्रोडक्शन में करते हो। दो, तीसरा, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज हम आने वाले कई सालों तक रेगुलर कर सकते हैं, 4 साल, 5 साल, 10 सालों तक, ठीक है। तो कोई भी अगर आप मशीन खरीदते हो तो वो क्या कहलाएगी बेटा, आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, ठीक है। अब आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के लिए। देखो बेटा, कहता है इंटरमीडिएट गुड्स इफ द गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द प्रोड्यूसर दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। देखो अब आपको ना इसके लिए दो टर्म समझने हैं, एक आता है और एक आएगा, ठीक है। अब एक दुकान है, मान लो ए, एक शॉप है एबीसी कोई भी, यहाँ पे प्रोड्यूसर भी आता है और यहाँ पे कंज्यूमर भी आते हैं। फिर रिटेल की दुकान से जरूरी नहीं है ना, हो सकता है कि यहाँ पे परचेजर, प्रोडक्शन का मतलब कोई हलवाई आके अगर सामान खरीद रहा है, डिफरेंस समझना यहाँ पे। भाई हम में से कोई जाके खरीदेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका फाइनल गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोई गया सामान ये भी खरीद रहा है, लेकिन इसकी क्या है बेटा, आगे स्वीट शॉप है मान लो, तो अब जो यहाँ से सामान खरीदेगा वो इसके लिए क्या कहलाएगा, फिर इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा।
तो डिपेंड करता है कि जो आप गुड्स किसी के हाथ में दे रहे हो वो सामने वाला पर्सन है कौन। अगर वो कंज्यूमर है तो आपने फाइनल गुड्स डिलीवर किया है, अगर वो आगे फर्दर कोई प्रोड्यूसर है तो आपने क्या करा है, फिर वहां पे इंटरमीडिएट गुड्स दिया है उसको। ठीक है, तो दिल को कह रहा है एग्जांपल, टी लीव्स यूज्ड बाय द रेस्टोरेंट ओनर टू सर्व द टी टू अ कस्टमर। ये क्या बन जाएंगे बेटा, एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स है। कहता है प्रिपरेशन ऑफ टी विद द टी लीव्स इन द किचन। आप अपने घर में चाय बना रहे हो तो वो क्या बन गया, एक तरीके से फाइनल गुड्स बन जाएगा। ठीक है, फिर डिफरेंसेस क्या है, नेचर, फाइनल गुड्स यूज फॉर द फाइनल कंजप्शन और इंटरमीडिएट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम या नेशन इनकम बोलते हैं हम इसको। ठीक है, कहते हैं इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। देखो फाइनल गुड्स क्या होता है, ये किस में इंक्लूड किया जाता है, इसी टॉपिक को हम डिस्कस भी कर रहे हैं आज। ये हमेशा याद रखना है बेटा कि जब भी आप नेशनल इनकम निकालोगे तो नेशनल इनकम निकालते टाइम ओनली एंड ओनली किसकी वैल्यू ली जाएगी, फाइनल गुड्स की, नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम इंटरमीडिएट गुड्स। और अभी हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे कि क्यों लिया जाता है और क्यों नहीं लिया जाता। सेल नॉट मीन फॉर द रीसेल। अगर फाइनल गुड्स आप ले आए हो तो वो दोबारा से बेचे जाने के लिए मीन फॉर अ रीसेल। इंटरमीडिएट गुड्स किसके लिए होता है आपका, रीसेल के लिए। प्रोडक्शन बाउंड्री कहता है रिमेन आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री। भाई फाइनल गुड्स का मतलब है कि जितना भी उसके अंदर एडिशन होना था, प्रोडक्शन लगना था, वो सारा हो चुका है, उसके अंदर फर्दर कोई भी एडिशन होने वाली, तो यानी वो क्या बन चुका है, प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है, तो इसीलिए उसे क्या बोलेंगे बेटा, हम फाइनल गुड्स बोलेंगे। लेकिन जो आपका इंटरमीडिएट गुड्स होता है क्या होता है, वो रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, यानी अभी उसमें किसी भी तरीके की गुंजाइश है कि उसमें और फर्दर क्या किया जा सकता है, प्रोडक्शन। अब कहता है दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स। ठीक है, These goods can either be consumed immediately like a chocolate and chips। ये सारे किसके एग्जांपल्स दे रहे हैं हम, कंज्यूमर गुड्स के। Consumed over a long period of time like a TV, cars, etc। तो कंज्यूमर गुड्स की भी आपने तीन कैटेगरीज पढ़ ली। एक तो पहली पहचान क्या है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर सकता है। दूसरी पहचान इमीडिएटली यूज कर सकता है, आया खाया और खत्म। बेसिकली कह सकते हैं ना कि जितनी भी पेरिशेबल नेचर चीजें होती हैं, फल फ्रूट सब्जी वगैरह, ये लॉन्ग टर्म तो होती नहीं है बेटा, आई एक दो दिन में यूज करी और खत्म हो गई। कंज्यूम ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स हो गए आपके ये। ठीक है, टीवी, कार, एक्सेट्रा वगैरह। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है गुड्स यूज इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको ये। गुड्स यूज सम लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम, टूथपेस्ट कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, फर्नीचर एंड कार, इनटेंजिबल थिंग्स व्हिच आर डायरेक्टली सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। यानी कि ये आपको क्या दे रहा है मैं बताता हूँ। इसको ना आपकी बुक के अंदर अगर आप जाओगे तो ऐसे दिया हुआ है, वहां पे क्या दिया हुआ है, एक है बेटा सेमी पेरिशेबल, उसके बाद है ड्यूरेबल, एक है नॉन ड्यूरेबल और एक है लॉन्ग सर्विसेज आती है, इसी कैटेगरी में आपको दिए हुए हैं। तो वही चीज एग्जांपल देके आपको समझाई गई है। क्लियर है। अब कहता है कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। देखिए फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर व्हिच आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जितनी भी मशीन्स वगैरह हैं, अकाउंटेंसी वाले इजीली समझ जाएंगे फिक्स्ड असेट्स क्या होती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जिनका यूज किया जा सकता है, या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोले कोई भी ऐसी मशीनरी जिसका हम इस्तेमाल आगे फर्दर प्रोडक्शन के अंदर करते हैं, वो सब क्या कहलाएंगी, हमारी कैपिटल गुड्स कहलाएंगी। आर नॉट नेचुरल एंड आर मेड। ये कभी भी जितनी भी फिक्स्ड असेट्स है बेटा, ये हमारी कभी भी, ठीक है, हैंडमेड या मैनमेड नहीं होती, ये सब क्या सॉरी मैनमेड होती है, ये कभी भी नेचुरल, क्योंकि मशीन्स वगैरह क्या कोई ना कोई क्रिएट करता है। रिक्वायर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ओवर द टाइम एज देयर वैल्यू डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसके अंदर क्या होता है, टाइम टू टाइम इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, खत्म होती रहती है, क्योंकि इनमें टाइम टू टाइम क्या चाहिए होता है, हमें रिपेयर वगैरह मांगते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे है, नॉट नेचुरल आर मैनमेड, ऐसा क्यों। बात जब भी कैपिटल गुड्स बनती है वहां पे मैनमेड क्यों रखा गया बेटा, मैनमेड इसलिए लिखा गया कि कैपिटल गुड्स बनती हैं आपकी जरूरतों के हिसाब से। ठीक है, कैपिटल गुड्स का मतलब हो गया मशीन्स। आप देख लो आज की डेट में लाखों टाइप की वैरायटी ऑफ मशीन्स है, और सबकी यूटिलिटी एक जैसी है नहीं है, सबका यूज अलग अलग है। भाई अगर गन्ने का रस निकालने की मशीन है तो उसका काम ही क्या है, वो गन्ने का रस ही निकाल रही है ना, तो जिस भी इंसान ने बनाया उसको वो सोच के बनाया। प्रेस का काम प्रेस करना है तो वो प्रेस के हिसाब से बनाई गई। तो वो नेचर तो अपने आप बना के नहीं दे सकता ना कि फ्यूचर में बंदे को प्रेस करनी होगी तो मैं गरम प्रेस बना दूं। समझ रहे हो ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेचर हमें बना के नहीं दे पाया। जैसे जैसे हमारी यूटिलिटी बढ़ती चली गई, हम वास्ट होते चले गए, हमारा कंजप्शन बढ़ता गया, तो दिमाग लगा लगा के लोगों ने क्या करा बेटा, उसको क्रिएट किया और अपने अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली क्या कर लिया, हर चीज आज की डेट में आपने बनाई हुई है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं।
डिफरेंस क्या है कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में? एंड यूज मोस्टली गुड्स आर यूज एट वंस। देखो बेटा, कंज्यूमर जो गुड्स होता है ना, एक ही बार ज्यादातर यूज किया जाता है, दूसरा यूज फॉर अ सेवरल टाइम्स। प्रोडक्टिविटी की बात करें, डू नॉट प्रमोट प्रोडक्टिविटी। कभी भी कंजप्शन गुड्स से कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। लेकिन जो भी आपका कैपिटल गुड्स है उससे क्या होता है बेटा, फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, सेटिस्फेक्शन ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ये आपकी इच्छाओं को डायरेक्टली पूरा करता है। लेकिन ये कैसे करता है बेटा, आपका इनडायरेक्ट वे के अंदर पूरा करता है। इनडायरेक्ट वे में कैसे पूरा करेगा? सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपका जूस पीने का मन है, ठीक है ना, तो आप जूसर नहीं पी सकते, आप जूसर से जूस निकालोगे तो सेटिस्फाई आपको उस मशीन ने नहीं करा, किसने सेटिस्फाई किया? उस जूस ने किया जो उससे निकल के आया। समझ आ रही है? ऐसी कॉफी मेकर है तो कॉफी मेकर आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उससे जो कॉफी बन के आ रही है वो आपको सेटिस्फाई कर रही है। तो कैपिटल गुड्स में ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अब आता है, देखो हमने समझ लिया कि भाई फाइनल गुड्स, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स दो तरीके के होते हैं और एक होता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। कार, अब आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कैसे कैसे कैटेगराइज है, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू के अंदर बहुत सारे। कार इफ यूज्ड बाय द कंज्यूमर, हाउस होल्ड। अगर मेरे पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी है, तो वो क्या है बेटा, एक तरीके से कंजप्शन गुड है। इफ परचेज बाय अ टैक्सी ड्राइवर एज अ टैक्सी, कैपिटल गुड्स क्यों है? क्योंकि वो फर्दर क्या करेगा, जैसे ओला और उबर में चलने वाली गाड़ियां क्या कहलाएंगी बेटा, यहाँ पे अगर एग्जांपल लिया जाए ओला और उबर का, वो सारी गाड़ियां क्या है यहाँ पे कैपिटल गुड्स का काम करेंगी। क्यों? उनसे वो फर्दर क्या कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स इफ परचेज बाय अ कार डीलर फॉर अ रीसेल। अब जहां पे किसी भी शोरूम से आप गाड़ियां लेके आते हो, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो क्या है, सिर्फ डीलर है। आप वहां पे जाके गाड़ी लेके आओगे तो उसने गाड़ी खरीदी क्यों हुई है, आगे बेचने के लिए, रीसेल खरीदने के, तो उसके लिए वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, उसके लिए क्या है वो। क्योंकि जब आप गाड़ी लेते हो, कभी भी गाड़ी, मान लो एक शोरूम के अंदर 50 गाड़ियां आई, तो वो 50 गाड़ियां शोरूम के नाम से रजिस्टर्ड थोड़ी है। फिर जो पर्सन उससे गाड़ी लेगा उसके नाम पे आरसी बनती है ना, तो रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे होगा, जो गाड़ी लेगा, उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, हमारे लिए क्या बनेगा, वो फाइनल गुड्स बनेगा। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर इफ परचेज बाय अ सी ट्रांसपोर्ट कंपनी, कंजप्शन गुड्स। सी ट्रांसपोर्ट कंपनीज कौन सी हैं भाई? आज की डेट में हमने एक टर्म पढ़ा था 11th में, ऑक्ट्रॉय, बंदरगाह, शिपमेंट जहां पे आती है सारा, ठीक है, कार्गो बोलते हैं हम उसको। तो बेटा शिपमेंट भी सीधा सीधा समुद्र के रास्ते नहीं आती। अब आज की डेट में पानी के जहाज इतने बड़े बड़े बन चुके हैं, मतलब वो अपने आप में शहर है बहुत बड़े बड़े, उसी के ऊपर क्या होते हैं, सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह लैंड करते हैं। तो बहुत सारे सी ट्रांसपोर्ट कंपनीज ऐसी है जिनका माल क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो डायरेक्टली इनके थ्रू किया जाता है वो। तो उन्होंने खरीदी है तो उनके लिए क्या है बच्चे, ये कंजप्शन गुड है। कैपिटल गुड्स इफ परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर अ मिलिट्री पर्पस, गवर्नमेंट ने किस लिए खरीदा है, वो मिलिट्री पर्पस के लिए खरीदा है, देश की सुरक्षा के लिए खरीदा है, उसके अंदर वो आएगा ही नहीं इंटरमीडिएट के अंदर। पेपर, पेंसिल एंड व्हीट, देखो तीनों चीजें ऐसी हैं, इफ यूज बाय द कंज्यूमर यानी हमारे द्वारा यूज की जाएंगी तो क्या है वो, कंजप्शन गुड्स। इफ लाइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, अभी बता के चुका था, अगर किसी दुकानदार के पास वो पड़ा रह गया, बिका नहीं, तो वो क्या बन गया, उसका क्लोजिंग स्टॉक कैटेगरी में चला जाएगा। इफ परचेज बाय द प्रोड्यूसिंग पर्पस और अब कोई स्टेशनरी शॉप वाला है, उसने अगर वो चीज खरीदी है तो उसने अपने लिए नहीं खरीदी, उसने किस लिए खरीदी है बेटा, आगे बेचने के लिए खरीदी है, तो उसके लिए क्या बन गई वो, इंटरमीडिएट। रेफ्रिजरेटर इफ यूज बाय द कंज्यूमर, हमारे घरों में लगा हुआ फ्रिज, कंजप्शन। इफ परचेज बाय द शॉपकीपर फॉर सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स, दुकानदार ने भी तो फ्रिज रखा हुआ है, उसने किस लिए रखा हुआ है बेटा, ताकि जो भी दूध वगैरह आता है वो वहां पे सही तरीके से पड़ा रहे, तो उसके लिए क्या है वो, कैपिटल गुड्स है, उसके लिए क्या बन गया वो। और इफ परचेज बाय द गवर्नमेंट फॉर द मिलिट्री पर्पस, उसके लिए क्या हो गया, एक तरीके से ये इंटरमीडिएट कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी उस चीज को रख के फर्दर क्या करेगी, उसका यूज करेगी फर्दर एक्टिविटीज के लिए या कोई चीज बनाने के लिए, लेकिन वो वैलिड नहीं लग रहा पॉइंट वाला, ठीक है, लास्ट वाला जो है। अब जैसे एग्जांपल्स आ रहे हैं प्रॉब्लम, वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर इंटरमीडिएट, और कैसे है, व्हीट फ्लोर, देखो फाइनल गुड्स फॉर द हाउस होल्ड, कैटेगरी समझ लो भाई। व्हीट फ्लोर जो है दो तरीके से यूज हो सकता है, एक है हम, ठीक है, और एक हो सकता है क्या, प्रोड्यूसर। अभी हमने एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे ये क्या है, फाइनल, और यहाँ पे क्या है ये, मशीन। डिपेंड, फिर से कहता है फाइनल गुड्स इफ यूज बाय द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ने यूज किया। इंटरमीडिएट गुड्स इफ इट इज बॉट बाय द डीलर फॉर द, अब इसका एग्जांपल आपकी बुक में जो दिया हुआ है बेटा, सीधा सा दिया हुआ है। अब मशीन जो है वो क्या है, अगर स्विंग मशीन, सिलाई मशीन की बात करी जाए, सिलाई मशीन अगर आप अपने घर पे ले आओगे तो वो क्या बन जाएगी, फाइनल गुड्स बन जाएगी। लेकिन अगर कोई टेलर लेके जाएगा तो वो क्या करेगा, उससे अभी फर्दर प्रोडक्शन करेगा, उसके लिए क्या बन जाएगी वो, इंटरमीडिएट्स बन जाएगी।
उसके इंटरमीडिएट ही कहलाएगी ना भाई उसके लिए। तो अभी क्लासिफिकेशन देखो ना हमने किस में करनी है। बुक्स फॉर अ लाइब्रेरी क्या होगी बेटा? देखो यहाँ पे होगा इसके अंदर फाइनल गुड्स रिजल्ट इन फाइनल कंजप्शन, इंटरमीडिएट गुड्स, ये बेटा लास्ट वाला दिया हुआ, बीच वाला नहीं दिया हुआ। बुक्स फॉर अ लाइब्रेरी का मतलब है बेटा अगर लाइब्रेरी ने खरीदी है तो उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट है। और वहां से स्टूडेंट लेके जा रहा है तो उसके लिए क्या है? वो फाइनल बन जाएंगी। सीमेंट एंड अ ब्रिक, ईंटें और सीमेंट क्या है बेटा? सीधा सा लॉजिक है। फाइनल गुड्स अगर फाइनल कंजप्शन के लिए जाती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग एंड, देखो सीधी सी बात है, भट्टे वाले सुने कभी? भट्टा कौन चलाता है? एक तरीके से जो ईंटें बनाते हैं। गांव प्रांत में जाओगे बड़ी बड़ी सी वो लगी होती है ना, मिसाइलें खड़ी होती हैं, वो बेसिकली ईंट के भट्टे होते हैं। वहां से ईंट अगर आ रही है तो उसने बना के आगे बेची, तो जिसने बेची है उसके लिए वो फाइनल प्रोडक्ट ही था। जिसने बेची है उसने तो बना के बेच दिया ना। नहीं बेटा, अब बिल्डर जो लेके जा रहा है आगे कंस्ट्रक्शन के लिए लेके जा रहा है, वो उसके लिए इंटरमीडिएट बनेगा जाके। भाई मैं अगर ईंटें बनाने का काम कर रहा हूँ बच्चे, मैं ईंटें बेच रहा हूँ, तो मैंने तो आगे बेच दी ना वो, अब तो मेरे लिए तो फाइनल गुड्स हो गया ना वो, आगे वाले के लिए इंटरमीडिएट होगा ना। ठीक है, क्लियर है फाइनल और इंटरमीडिएट? अब वेदर द फॉलोइंग आइटम्स, फिर से देखो, फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल क्या होना चाहिए? फाइनल गुड्स। बेटा उससे आगे स्कूल बेचेगा थोड़ी फर्नीचर, अच्छा भी नहीं लगेगा बेचते हुए। ठीक है, चौक डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय अ स्कूल, ये वाला ध्यान से समझना, इंटरमीडिएट गुड्स होता है बेटा, समझो समझो यहाँ पे ध्यान से। पूरी एजुकेशन लाइन के अंदर, ये तो चलो अब डिजिटल बोर्ड्स या ये व्हाइट बोर्ड्स वगैरह आए हैं, आज भी स्कूलों के अंदर आपके पता है चौक वाले बोर्ड लगे होते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल को चेंज करना तो चौक के साथ आप देख सकते हो क्या? मार्कस जो आज यूज होते हैं, आज के ब्लैक मार्कर हो गया, इंक वाले, चौक मार्कस वगैरह परचेज बाय स्कूल, ज्यादातर आंसर ये आता है सर फाइनल गुड्स होते हैं, लेकिन इसका आंसर इंटरमीडिएट गुड्स ही होता है विद यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। रीजन समझो भाई, अगर टीचर का रॉ मटेरियल लगाओ, अगर इसे भी खत्म कर दोगे तो टीचर का कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं। फिर भाई हमारे पढ़ाने के लिए अगर कोई चीज यूज होती है तो वो क्या होती है? ठीक है, और वो फिक्स गुड्स तो है नहीं कि एक बार लाके खत्म हो गया, वो घिसता रहता है, खत्म होता रहता है और आता रहता है। ऐसे इंक और मार्कर भी क्या है? यूज होते चले जाते हैं। अब उसी से तो हम आपको पढ़ा पा रहे हैं ना, तो हमारी लाइन में हमारे काम में क्या हो गया? वो एक तरीके से हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, जिससे कि हम फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं लिख के, जो कि आपको आगे क्या कर रहा है? वैल्यू ऐड कर रहा है। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहती है, लेकिन इसका लॉजिक समझ लो क्या है। अगर टीचिंग लाइन में जाओगे बेटा, और क्या चीज है बताओ? हमारे पास कुछ भी नहीं है ना पढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में, सिर्फ चौक डस्टर या इंक पेन कह लो जो यूज होते हैं एज अ रॉ मटेरियल। फिर आता है इसके अंदर एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग को इंप्रूव करने के लिए आपने कोई खर्चा किया तो फाइनल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, मशीनरी भी यूज फॉर अ सेवरल इयर्स। फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑन अ बिल्डिंग, इंटरमीडिएट है। देखो यहाँ पे ना हमने पहले भी डिस्कस किया है, बजट पता नहीं किसी एक चैप्टर में डिस्कस किया है। वो यहाँ पे ये कहता है कि भैया हमने क्या करा, एक ऑफिस बिल्डिंग को इम्प्रूव किया। इम्प्रूव का मतलब क्या है? मैंने एक फ्लोर और डाल दिया, ये एक्स्ट्रा कुछ रिनोवेट कर दिया। भाई एक बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर और डालना, उस फ्लोर को आप कितने साल यूज कर पाओगे? आने वाले कई सालों तक यूज करोगे। वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी है एक तरीके से, और फाइनल में आ गया। लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो आप रिपेयर करा रहे हो, रिपेयर क्या है बेटा? वो हो सकता है आप मंथली कराते हो सकता है आप हाफ ईयरली कराते हो, 4 महीने में क्वार्टरली कराते हो, तो वो सारी की सारी क्या है बेटा? इंटरमीडिएट है। क्यों? मैंने अब यहाँ पे व्हाइट वॉश करा दी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगले 20 साल तक व्हाइट वॉश ही नहीं होगी। होगी ना, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, ज्यादा गंदा हो जाए तो। सीलन आ गई तो हो सकता है 2 महीने बाद ही करानी पड़ जाए। तो ये सारे के सारे हमारे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, फाइनल प्रोडक्ट्स। रीजन है, आज दीवार का कलर आप ऑफ व्हाइट क्रीम देख रहे हो, कल हो सकता है ग्रीन हो जाए, परसों हो सकता है येलो, चेंज हो सकते हैं ना। ये लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड नहीं रहने वाली हैं चीजें। तो ये क्या है? हमारी इंटरमीडिएट कहलाती है, जो टाइमली हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्लियर है जी? मतलब बेसिक और शॉर्ट में जाओगे, जितनी भी रिपेयर वाली कैटेगरी है हमारी, वो सारी किस में जाएगी? और जो भी हमारी फिक्स्ड वाली कैटेगरी है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, आपको याद पता नहीं है, नहीं है, 11th के अंदर भी आता था ये कि ऑफिस शेड डाली हमने। बाइसिकल शेड होती थी फैक्ट्री, बाइसिकल शेड इन अ फैक्ट्री। बाइसिकल शेड का मतलब क्या हो गया? साइकिल स्टैंड बनाया आपने एक तरीके से फैक्ट्री के अंदर। तो वो हमारी किस में आती थी? फिक्स्ड के अंदर आती थी। ठीक है, क्योंकि आपका एनपीओ चैप्टर आया नहीं, उसके अंदर ज्यादा होता था यूज ये। ठीक है, अब स्टॉक एंड फ्लो अगेन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लो बेटा। ये पहले भी ओरली कभी डिस्कस हुआ था बैच में, याद है मुझे। स्टॉक बेसिकली सिंपल सा लॉजिक होता है बेटा,
अगर प्रेजेंट के अंदर बात करूं मैं कि अभी इस टाइम एग्जैक्टली यहाँ पे कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया क्या है, वो स्टॉक है। अगर मैं कहता हूँ कि वीक के अंदर कितने स्टूडेंट आते जाते हैं यहाँ से, वो क्या बन जाएगा, फ्लो। तो यहाँ से हमें दो टाइम पीरियड मिलते, एक होता है बेटा एट अ टाइम, पर्टिकुलर टाइम, जो आज मैं अगर बात करूं अभी 12:30 1:30 कह रहा हूँ, और एक बात करता हूं मैं पीरियड ऑफ टाइम की, इस हफ्ते में, इस महीने में, इस साल में। जहां पे पीरियड ऑफ टाइम का यूज हो जाएगा वो क्या बनेगा, फ्लो। और जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम की बात होगी वो क्या बनेगा बेटा, हमारा स्टॉक। ठीक है, देखो स्टॉक क्या है, कहते हैं स्टॉक इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम, नो टाइम डायमेंशन। इसमें हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन नहीं होते। 100 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, स्टॉक ऑफ अ रॉ मटेरियल इन द, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, स्टॉक के हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नोटिस किए जाएंगे। फ्लो क्या है, फ्लो इज द क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हैज अ टाइम डायमेंशन, मतलब मंथली वेजेस, यहाँ पे टर्म ही क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी, चेंज होता रहता है ऊपर नीचे। बैलेंस शीट कब बनती है, साल के आखिर में, एक बार बनी खत्म, है ना। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, ये भी क्या होती रहती है, सेम तो नहीं रहती नेशनल इनकम, ये भी क्या होती चली जाएगी हमारी, चेंज होती चली जाएगी। अब डिफरेंस क्या है, मीनिंग, क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और इसमें पीरियड ऑफ टाइम, ये मेजर डिफरेंस है दोनों का। टाइम की बात करें, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होती, इसमें टाइम डायमेंशन होती है, लाइक आवर्स, पर डे, पर मंथ, पर ईयर। स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, स्टैटिक का मतलब स्थिर, एक बार आपने पता कर लिया कांस्टेंट है वो। ये क्या होता है आपका, डायनेमिक, जो चेंज होता चला जाता है। एग्जांपल वेल्थ बैलेंस शीट, और एग्जांपल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये आया किस पॉइंट पे है बेटा, देखो यहाँ बर्थ रेट, जीडीपी, कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे देखो जो डिपॉजिट करा है बेटा आपने, ये क्या है हमारा, एक तरीके से फ्लो बनता चला जाता है। यहाँ पे विड्रॉल भी क्या है हमारा, फ्लो है। लेकिन जो बैंक बैलेंस होगा हमारा, वो क्या कहलाएगा बेटा, यहाँ पे स्टॉक कहलाएगा। देखो सीधा सा लॉजिक, मैं जाता हूं, मैंने बैंक में 10,000 रुपए डाले, अब मैंने फिर अगले दिन 10,000 रुपए डाले, फिर 20,000 रुपए डाले, फिर 40,000, मैं ऐसे डालता चला जाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप जब भी बैंक के पास जाओगे तो आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो, या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो। तो जब भी आप बैंक पे जाओगे, मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैंने 10,000 डाले, मेरे पास मैसेज ब्लिंक करेगा, तो जो मैंने 10,000 डाले, 5,000 डाले, 20,000 डाले, उसके अकॉर्डिंग वो मैसेज चेंज होगा ना मेरा। तो लेकिन जो आप बैलेंस देख रहे हो वो कब देख रहे हो, आप पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हो, कब देख रहे हो। तो पॉइंट ऑफ टाइम वाली कैटेगरी क्या हो गई आपकी, बैंक बैलेंस यानी कि स्टॉक। और जो पैसा जाता रहता है आता रहता है, वो क्या है आपका, फ्लो कॉन्सेप्ट है। फिर दिन में 100 ट्रांजेक्शन आई, 100 ट्रांजेक्शन गई, वो सारी क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो है, वो क्या कहलाएंगी आपकी सारी की सारी फ्लो कॉन्सेप्ट में चली जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहता है वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर स्टॉक और फ्लो, इनकम ऑफ अ टीचर, ऑब्वियसली बात है फ्लो है, किसी ने 4 बच्चों ने आज फीस दी, 10 बच्चों ने बाद में दी, तो चलता रहेगा। और फीस कैसे कैलकुलेट करता है टीचर, मंथली बेसिस पे करता है, तो जहां मंथ लग गया वो क्या हो गया, एक तरीके से फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। फिर मशीनरी, ऑब्वियसली बात है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी मशीन्स है। प्रोडक्शन ऑफ अ शुगर, फ्लो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लो रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो बेटा इन्वेस्टमेंट का क्या रूल होता है, इन्वेस्टमेंट हम सोचते हैं कि भैया क्या है, एक स्टॉक है। अब समझो यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ टोटल मनी सप्लाई और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, मैंने शेयर में इन्वेस्टमेंट करा, तो शेयर में इन्वेस्टमेंट आपने जब कर दी, तो वो पर्टिकुलर बेसिस पे क्या होती चली जाएगी, घटती बढ़ती चली जाएगी। तो आप क्या कहोगे, जब भी देखना इन्वेस्टमेंट के लिए बात होती है तो क्या बात होती है कि भैया मैंने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी थी और आज उसकी वैल्यू इतनी हो गई है। तो वहां पे पीरियड ऑफ टाइम आया या पर्टिकुलर टाइम आया। इन्वेस्टमेंट है ही क्या भाई, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या बताया गया था आपको, इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जो हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के मोटिव से आज प्रेजेंट में करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि भाई 1 साल बाद हमें कितना मिल जाएगा, 2 साल बाद हमें कितना मिल जाएगा। अब आपने जैसे कि वो पढ़ी थी अभी रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज में एक टर्म आया आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो भी क्या है कि भाई आज मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरे को 2 साल बाद, 4 साल बाद एलआईसी एजेंट आपके पास आते हैं, तो उनके बाद जो पूरा का पूरा चार्ट होता है वो आरओआई का ही चार्ट होता है। वो आपको जो समझाते हैं कि भैया आज इतने इन्वेस्ट करोगे तो 10 साल बाद जाके ये बन जाएंगे। तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात चलती है। ठीक है, एलआईसी में यार इन्वेस्टमेंट करते तो वो क्या कहते हैं बच्चे की, सर आज आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करो, फिर 5 साल तक वेट करना, 16 साल बाद आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। तो वहां पे क्या हुआ, एक कोई पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी कैलकुलेट हुआ है, वहां पे क्या कैलकुलेट हो रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है,
अब जब हम टोटल मनी सप्लाई की बात करते हैं तो बेटा मनी सप्लाई ना गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नहीं करती कि हर 6 महीने हर 2 महीने में करती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है कि इस साल हमने इतनी मनी सप्लाई, और वो क्या हो गई वहां पे खत्म हो गई। तो जब मनी सप्लाई की बात होती है, हमने कहाँ पे पढ़ा था, मनी के अंदर पढ़ा था कि मनी क्या है हमारा, एक तरीके से स्टॉक का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद वेदर द फॉलोइंग आइटम सेविंग ऑफ अ हाउस होल्ड फ्लो है, क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे होती है। इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड भी वही है, और प्रॉफिट भी क्या है बेटा, ठीक है। इसके बाद एक्सपोर्ट फ्लो है, कैपिटल फॉर्मेशन, देखो सारे ना ज्यादातर फ्लो ही बनते हैं। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, सिर्फ इसमें ये स्टॉक क्यों होगा बेटा, जो एम्प्लॉयमेंट रेट होता है क्या होता है, एम्प्लॉयड घटते और बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और हम क्या देखेंगे कि इस महीने में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कितनी थी। और सबसे बड़ी बात देखो इसके अंदर, देखो बच्चे यहाँ पे एक टॉपिक आएगा आपका यहाँ पे रियल और नॉमिनल जीडीपी का, ठीक है। देखो ये जो सेकंड चैप्टर है ना यूनिट का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से रहा है, क्योंकि स्टॉक और फ्लो पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। ऐसे रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, आप लास्ट ईयर के पेपर देखोगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिला है ये वाला, ठीक है। लगभग हर एग्जाम में या प्री बोर्ड के अंदर ही पाया जाता है क्वेश्चन, रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। देखो नॉमिनल और रियल जीडीपी में फर्क क्या है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था बेटा, जीडीपी हमेशा किस पे नापी जाती है, करंट प्राइस पे नापी जाती है, ठीक है। कहते हैं इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब हो गया यहाँ पे इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग अ करंट मार्केट प्राइस। यानी कि नॉमिनल जीडीपी आपने सिंपल एक चीज याद रखनी है कि किस पे मेजर किया जाता है बच्चे, ये करंट मार्केट प्राइस पे। इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन किस पे किया जाता है बेटा ये, ठीक है। जैसे वीट है, कहते हैं यूनिट ऑफ करंट ईयर 500, प्राइस ऑफ करंट ईयर 20, कितना नॉमिनल जीडीपी कितनी आ गई, 10,000। बेस ईयर प्राइस था मान लो 10, 10 के हिसाब से 500 को मल्टीप्लाई करोगे कितनी आ गई। ऐसे ही बेटा क्लोथ के भी दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो सिग्मा देख लोगे, अगर हम नॉमिनल जीडीपी नापते हैं तो कितनी आ रही है यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये नापते हैं तो कितनी आ रही है, तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्योंकि भाई रियल जीडीपी है क्या, रियल जीडीपी वो है कि 10 साल पहले उस चीज का क्या प्राइस था, कांस्टेंट बेस ईयर प्राइस क्या था, और आज हम देख रहे हैं क्या कि हमारा करंट ईयर प्राइस कितना है। तो करंट ईयर पे जो निकालोगे बेटा वो क्या कहलाएगी, नॉमिनल, और बेस ईयर पे जो निकालोगे वो क्या कहलाएगी, आपकी रियल। डिफरेंस क्या है, सेम डेफिनेशन ये कहता है इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ करंट मार्केट, आल्सो कॉल्ड अ रियल जीडीपी। और ये किस पे किया जाता है बेटा, और इसे क्या कहते हैं हम, this GDP change only due to change in the output of the economy, so it is a reliable measure of a economic growth। क्योंकि इसके अंदर देखो बेटा आप, ठीक है, ये करो आप यहाँ पे, ये वाला पॉइंट ऐसे चला जाएगा ना, ठीक है। कहता है दिस जीडीपी चेंज ओनली ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, सो इट इज रिलायबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज चेंज ड्यू टू द चेंज इन बोथ प्राइस एंड द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, सो इट इज नॉट अ रिलायबल मेजर ऑफ अ, मेरे ख्याल से इसको चेंज ना करना है, क्यों, लास्ट पॉइंट में कहता है नॉमिनल जीडीपी के अंदर ओनली ड्यू टू द चेंज इन द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, सो इट इज अ रिलायबल मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे ये कहता है कि नॉमिनल जीडीपी कब चेंज होगी बेटा, जब आपकी किस में चेंज आएगा, क्वांटिटी में चेंज आएगा। और जो दूसरी वाली रियल जीडीपी है, देखो दोनों में वैसे चेंज तो तभी आएगा, एक सेकेंड रुक जाओ, इस पॉइंट को डिलीट ही करूंगा, बुक